शुरू किया था। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, यस। आज से लगभग 20 साल पहले मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, अगस्त 2002 के महीने में। जब बिजनेस शुरू किया था उस वक्त विजन इतना क्लियर नहीं था। सबसे पहले जब मेरे पास पीके देवांगन जी ये बिजनेस का प्लान लेकर आए थे तो मैं बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पॉजिटिव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विजन क्लियर होता गया और हम इस सफर में आगे बढ़ते गए। आरसीएम बिजनेस को शुरू करने से पहले जब पहली बार मैंने प्लान देखा तो मैंने इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए कुछ किताबें पढ़ी। मैंने किताब पढ़ी यू इंक, उस समय मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले मैंने किताब पढ़ी बिजनेस स्कूल। तो ये कुछ किताबें पढ़ने के बाद मुझे एक चीज क्लियर हो गई, अमीर लोग जिस तरीके से पैसा कमाते हैं उस तरीके से पैसा कमाने का आम आदमी के पास अगर कोई रास्ता है तो उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बचपन से हमने गरीबी में दिन गुजारा है। हमने वो दिन देखा है कि जब हमारे पास 2 वक्त का भोजन लाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक आग सीने में बचपन से लगी हुई थी। मैंने अपने माँ बाप को पैसों की कमी की वजह से शर्मिंदा होते हुए देखा है। मैंने पैसों की कमी की वजह से अपने माँ बाप को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए देखा है। मैंने पैसों की कमी की वजह से अपनी मम्मी को भूखे सोते हुए देखा है कि वो हमें खाना दे देती थी और जब हम मम्मी से पूछते थे मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रहे, तो वो ये कहती थी कि बेटा आज मेरा उपवास है। अच्छा, ये एनोटेशन का टूल्स मुझे ही बंद करना पड़ेगा क्या जितेश सर? वहां से बंद हो जाएगा या मुझे ही बंद करना पड़ेगा ये एनोटेशन? हाँ सर, 17। सर यूट्यूब लाइव कर दो और हो सके तो। हाँ चलिए, मैंने एनोटेशन डिसेबल कर दिया है। अब शायद मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है जितेंद्र सर? बहुत अच्छी आ रही है जी। बचपन से मैंने वो गरीबी देखी, वो संघर्ष देखा, तो एक सीने में आग लगी हुई थी कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, बड़े पैसे कमाने हैं, ताकि पैसों को लेकर जीवन में किसी प्रकार का कोई समझौता करना न पड़े। तो मैंने लगभग 14 साल की उम्र से अपने परिवार की जिम्मेदारी ली अपने कंधों पर, क्योंकि उस वक्त पिताजी की इनकम इतनी पर्याप्त नहीं थी कि घर का सारा काम आराम से चल सके। तो मैंने पिताजी को कहा कि ठीक है, आप निश्चिंत होइए, आप अपने इनकम से कर्जों को चुकाइए, कर्जों के ब्याज को चुकाइए और मैं घर को चलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो कहते हैं कि जब जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर आती है तो व्यक्ति बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो 14 साल की उम्र में हम बड़े हो गए, मैच्योर्ड हो गए। हमने लड़कपन कभी देखा ही नहीं, बहुत कम समय में हम बड़े हो गए, परिवार की जिम्मेदारी का बोझ आ गया। लगभग 7-8 साल लगाकर दिन रात मेहनत करके यूट्यूब भी चालू कर ही रहे लगभग 7-8 साल तक कड़ी मेहनत करके मैंने अपने परिवार की स्थिति को ठीक ठाक लेवल पर लाकर खड़ा किया, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं मिल पा रही थी जो चीज मुझे चाहिए थी। और जब आरसीएम बिजनेस मेरी समझ में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग मेरी समझ में आ गया, आरसीएम मेरी समझ में आ गया, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सब यही वो बिजनेस है जो मुझे मेरे सपनों तक लेकर जाएगा। उसके बाद फिर मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक मिनट सर, ये यस। उसके बाद फिर कभी भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई ऐसे हालात आए बिजनेस की शुरुआत के दौर में कि जब बिजनेस को छोड़ देना बहुत आसान था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आग लगी हुई थी, आग ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की कि साहब इसके अलावा और क्या, जो सपने मैंने देखे हैं क्या वो कहीं और से पूरे हो सकते हैं? नहीं। तो क्या मैं एक मध्यम वर्गीय मीडियोकर लाइफ जीने के लिए तैयार हूं? तो जवाब आया नहीं। तो फिर मुझे जो भी तकलीफ आए, लेकिन उन तकलीफ के साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है। तो चलिए, आज मैं अपनी स्टोरी तो यहीं तक रखूंगा, क्योंकि आज ये सितंबर का महीना बहुत खास है और सितंबर के महीने में आप सभी की बड़ी तैयारी है। जैसे हमारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया, 512 रुपए से हमने सफर शुरू किया था। लास्ट मंथ जो फैमिली की इनकम आरसीएम बिजनेस से आई वो एक महीने की 7,75,000 रुपए की थी। और मुझे मालूम है कि आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है कि ये हर महीने अभी जो 7,75,000 रुपए दे रहा है, आने वाले वक्त में इतनी मेरी एक दिन की इनकम होगी। यानी 7,75,000 रुपए तो मुझे हर दिन का आरसीएम बिजनेस से आएगा,
आरसीएम बिजनेस से आने वाले समय में करोड़ों रुपए पर मंथ इनकम लोगों के घरों पे जाने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी वो तैयारी है? क्या आपकी सोच वहां तक है? कई लोगों की सोच तो साहब अगले महीने के चेक तक होती है। ये सब इस महीने काम करेंगे तो अगले महीने चेक क्या बनेगा? माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सोच लंबी दूरी की होनी चाहिए, अगले महीने का चेक नहीं। आपकी नजर होनी चाहिए आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको क्या मिलने वाला है इस बिजनेस के माध्यम से। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट चेक, वी आर वर्किंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हम अगले महीने के चेक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अगली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। आज जो बिजनेस एम्पायर हम खड़ा करके जाएंगे, जो बिजनेस साम्राज्य हम खड़ा करके जाएंगे, वो हमारे आने वाले जनरेशन के भी काम आने वाला है। तो आप अपनी ग्रोथ को प्लान करें। आज का सब्जेक्ट हमारा यही होगा कि अपनी ग्रोथ को आप प्लान करें। देखिए, ग्रोथ मानव जीवन का सबसे बड़ा, मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात में है कि वो लगातार ग्रोथ करता रहे। और ग्रोथ तो देखिए होगी, अगर आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो गलत दिशा में तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ चली जाएगी। अगर आप अपने खेत में अनाज नहीं बोएंगे तो खरपतवार तो अपने आप उगेगी। तो आप अपनी ग्रोथ को अपने तरीके से आगे लेकर जा सकें, सही दिशा में ग्रोथ कर सकें, ग्रोथ की प्लानिंग कर सकें, उसके लिए आज का ये विषय है। सचिन जी, सभी आपकी स्क्रीन तो आ रही है मेरे पास तो, पर कोई साथी बोल रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही है, तो वो कहीं उनके यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। स्क्रीन अब बराबर आ रही है, आवाज बराबर आ रही है। लिंक के लिए थोड़ा सा प्रयास चल रहा है, कुछ टेक्निकल कारणों से अभी लिंक नहीं हो पाया है। उसके लिए ट्राई कर रहे हैं हम बराबर, अदरवाइज फिर हम बाद में यूट्यूब पे डालेंगे अगर अभी नहीं हो पाएगा तो, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा सा दो जगह से कमांड होता है, इसलिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन स्क्रीन बराबर आ रही है, आवाज बराबर आ रही है, कोई भी चैलेंज नहीं है। जो भी साथी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सो आप यहाँ पर हैं तो मेरी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ गई है सर। और यही गुरु की सबसे बड़ी जो खूबी होती है कि गुरु के रहने में, गुरु के सानिध्य में अगर शिष्य की ताकत बढ़ जाती है तो वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए मैं आगे चलता हूं। और गुरुदेव ने एक नारा दिया है, सितंबर का महीना खास है और 10,000 पीवी के साथ रचना एक इतिहास है। मतलब गुरुदेव ने ये बात कही थी, इसको मैंने नारे में तब्दील कर दिया, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि नारे जो है वो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, नारे इतिहास बदल सकते हैं। तो सितंबर का महीना खास है। चलो तो अभी अपन रिकॉर्ड कर लो, फिर डालेंगे यूट्यूब पे, लिंक पे लिख दो। 10,000 पीवी के साथ रचना एक इतिहास है। देखिए, अभी जैसे हर व्यापारी का एक सीजन होता है, हर बिजनेसमैन हर महीने ग्रोथ चाहता है। ऐसा नहीं कि वो केवल एक महीने व्यापार करके साल भर आराम करना चाहता है, ऐसा कोई भी व्यापारी नहीं करता। हर व्यापारी चाहता है वो हर महीने ग्रोथ करे, हर महीने व्यापार बढ़ता जाए। लेकिन फिर भी जब सीजन का टाइम होता है, जैसे भी दीपावली का समय आने वाला है, तो दीपावली के समय आप देखिएगा व्यापारियों के काम करने का तरीका बदल जाता है। वो ज्यादा स्टॉक रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को लेट तक दुकान खोलते हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। सोना भी शायद कई दिनों तक वो सो भी नहीं पाते, कई दिनों तक ठीक से खा भी नहीं पाते, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये जो सीजन है, इस सीजन में हम इतना बिजनेस कर लेंगे जिससे हमारे व्यापार में एक उछाल आ जाएगा। तो हमारे लिए भी ये सितंबर का महीना, ये मार्च का महीना सीजन होता है। हर महीने हमको ग्रोथ करनी है, लेकिन सीजन में, यानी अगर टारगेट मंथ में हम ग्रोथ नहीं करते हैं तो बाकी हर महीने की ग्रोथ हमारे किसी काम नहीं आने वाली है। टारगेट के मंथ में हमको एक बड़ी उछाल लेनी होती है। क्यों लेनी होती है? क्योंकि टारगेट के मंथ में पूरे हिंदुस्तान में माहौल होता है। अपलाइन का भी टारगेट होता है, डाउनलाइन का भी टारगेट होता है, कंपनी का भी टारगेट होता है। सब टारगेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और पूरी ताकत के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इस समय हमारी मेहनत का 4 गुना 5 गुना परिणाम हमको मिलता है। नॉर्मल महीने में आप जो मेहनत करेंगे और जितनी ज्वाइनिंग आएगी, नॉर्मल महीने में आप मेहनत करेंगे और जितने पीने आएंगी, नॉर्मल महीने में आप जितनी मेहनत करेंगे और जितने लीडर्स क्रिएट होंगे, उससे कहीं ज्यादा उपलब्धि आपको टारगेट महीने में उतने ही काम करके मिल जाती है। तो जब आप उससे ज्यादा काम करेंगे टारगेट के महीने में, तो आपकी उपलब्धि कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसका फल आपको आने वाले महीनों में भी मिलेगा। तो कामयाबी के इस महायज्ञ में आपका योगदान जरूरी है, और कम से कम जो आपका योगदान होना चाहिए वो अपनी सेल्फ आईडी पर 10,000 प्लस पीवी, ये तो होना ही चाहिए। कोई इससे ऊपर भी कर रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गुरुदेव ने कहा है कि 10,000 प्लस पीवी करने वालों का भीलवाड़ा में अक्टूबर में सम्मान होगा ट्रॉफी के साथ। हम भी यहाँ पर रायपुर में 16 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रॉफी के साथ उन सभी लोगों का सम्मान होगा जो 10,000 प्लस पीवी करेंगे।
और हिंदुस्तान के कोने कोने में कई जगहों पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो ये जो सितंबर का महायज्ञ है, इसमें आप सभी का योगदान जरूरी है। तो मैं रिपीट करूंगा, सितंबर का महीना खास है, 10,000 पीवी के साथ रचना एक इतिहास है, और आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आप सभी को ये जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए हैं। वैज्ञानिकों ने लैब में इस बात का रिसर्च करके परिणाम निकाला कि मनुष्य का शरीर अगर लैब में बनाना हो, मुर्दा शरीर, जिंदा शरीर, जान डालने की क्षमता तो अभी भी इंसान के हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा के ही हाथ में है। लेकिन मनुष्य के शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी, लिवर, है ना, बोन, ये सारे पार्ट्स को अगर लैब में बनाना हो तो उसका खर्चा क्या आएगा, तो कैलकुलेशन किया गया तो मालूम पड़ा $5 ट्रिलियन। $5 ट्रिलियन एक मनुष्य के शरीर का निर्माण का खर्चा है। अब $5 ट्रिलियन कितने होते हैं, या आप गूगल में सर्च करके देखिएगा कितने जीरो लगते हैं, यानी अरबों खरबों रुपए का ये खर्च आएगा केवल एक शरीर को बनाने में। तो इतना महंगा शरीर लेकर के हम अपने आप को अगर गरीब मानते हैं और गरीबी की जिंदगी जीते हैं, तो ये उस परमात्मा का अपमान है जिसने हमको बनाया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब धनवान बनने के लिए, समृद्ध बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए, अमीर बनने के लिए और लोगों को अमीर बनाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। लोग नौकरी की तलाश में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की चाहत में। देखिए, आपके सामने एक पेपर की न्यूज में शेयर कर रहा हूं कि ऐसे आए दिन खबरें आती रहती है कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए, 30,000 की नौकरी के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े। पोस्ट ग्रेजुएट युवा, हाईली क्वालिफाइड युवा, इसमें कई इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुके हैं, कई एमबीए का कोर्स कर चुके हैं, और ये लाइन लगाकर खड़े हैं कि भृत्य की नौकरी मिल जाए, स्वीपर की नौकरी मिल जाए, माली की नौकरी मिल जाए, ड्राइवर की नौकरी मिल जाए। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, जहां पर हमें किसी के सामने रोजगार के लिए हाथ फैलाने की जरूरत है। हम लोगों को रोजगार देने वाले बन चुके हैं, बन सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, ऐसा जरूर होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र जरूर करेंगे कि आज अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार किसी इंडस्ट्री ने पैदा किया है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और उसमें भी अगर सबसे बड़ा योगदान किसी कंपनी का है तो वो आरसीएम बिजनेस का है। तो विश्व में डायरेक्ट सेलिंग में अभी यूएसए यानी अमेरिका नंबर 1 है, भारत का नंबर अभी बहुत पीछे है। लेकिन ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 तक हिंदुस्तान बहुत आगे निकलेगा, 64,500 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, और 2037 तक इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये खेल बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब आप इसको हल्के में मत लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस मत लीजिए, इसको कैजुअली मत कीजिए। ये सब मन आया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया, किसी समय मिला तो कर लिया, खाली टाइम मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। कैजुअली मत कीजिए। इस इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां उन्हीं लोगों को मिलेगी जो प्रोफेशनली ये बिजनेस करेंगे। करोड़ों रुपए महीने के चेक आने वाले 10-15 सालों में इस बिजनेस के जरिए आने वाले हैं। और आरसीएम बिजनेस में ही सबसे ज्यादा सफलता क्यों मिलेगी? क्योंकि 5 चीजें किसी कंपनी की ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। पहली चीज है कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे हैं, कंपनी का सिस्टम कैसा है, कंपनी के पास किस तरीके का विजन है, किस तरीके की तैयारी है, कंपनी के पास प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, क्या वो हर व्यक्ति की जरूरत का है, कंपनी के पास प्लान कैसा है। तो प्लान जो है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्लान जो है वो डेप्थ लेवल तक आपको इनकम देता है कि नहीं, प्लान सिंपल है कि नहीं, डुप्लीकेबल है कि नहीं, प्लान इजी है कि नहीं, इथिकल है कि नहीं, और प्रोडक्शन यूनिट कंपनी के खुद के हैं या नहीं है। ये सब इधर का ईंट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ये सब कई कंपनी ऐसी आई जिनके खुद के प्रोडक्शन नहीं थे, तो इन्होंने इधर उधर से केवल टाई अप करके कंपनी को शुरू कर लिया, लेकिन बाद में उनकी कॉपी हो गई, उनकी डुप्लीकेसी हो गई, तो कुल मिलाकर के सारी कंपनियां खत्म हो गई। तो खुद के प्रोडक्शन यूनिट कुछ तो होने चाहिए। सारे प्रोडक्ट खुद ना भी बनाए तो भी कुछ प्रोडक्ट तो कंपनी खुद बनाए, तो प्रोडक्शन यूनिट होने चाहिए। तो आरसीएम के पास काफी सारे शानदार प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। और 5वीं चीज है पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम। कोई भी कंपनी बिना एजुकेशन के अगर चल रही है, बिना अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिना लीडरशिप डेवलपमेंट के चल रही है, तो वो बहुत लंबे दूर तक नहीं जाएगी। तो ये 5 बातें याद रखिएगा। इन 5 बातों में जो कंपनी खरी उतरेगी वो आगे बढ़ेगी, और इन 5 चीजों में आरसीएम नंबर 1 है। इन 5 चीजों में आरसीएम जो है वो खरी उतरती है। 1 मिनट।
लेकिन साहब आरसीएम बिजनेस में आने के बाद भी कई लोगों की हालत ये है कि वो ब्रेक में पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक पैर ब्रेक में है, एक पैर एक्सीलेटर में है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी गाड़ी कुछ यूं हो जाएगी, यानी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो थोड़ा खुलकर खेलिए, डर डर के मत कीजिए आरसीएम बिजनेस को, सोच सोच के मत कीजिए आरसीएम बिजनेस को। तो करना तो बड़ी कामयाबी चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में सोचते हैं, कोई टूल्स खरीदने में सोच लेते हैं, किसी सेमिनार में जो खर्चा होगा आने में उसमें हम सोच लेते हैं, जितनी ताकत हमको लगानी चाहिए हम वो ताकत नहीं लगाते, समय जितना लगाना चाहिए वो समय नहीं लगाते। तो आप करना तो बड़ा चाहते हैं, पैसा तो बड़ा कमाना चाहते हैं, लेकिन सचिन जी 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूंगा। यूट्यूब लाइव हो गया, टेक्निकल बाधा दूर हो गई है। जो भी साथी अपनी टीम में लिंक भेजना चाहते हैं चैट बॉक्स पे है, ताकि सचिन जी की आज की आवाज का लाभ पूरे हिंदुस्तान को मिल सके। तो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सो अगर आप करना, आप बड़ी मुकाम पे, बड़ी ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ब्रेक से पैर हटाना पड़ेगा। आप ही अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं, कोई और नहीं रोक सकता, आप खुद ही रोक रहे हैं। आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए, थोड़ा रिस्क लीजिए। और गब्बर सिंह, देखिए एक शोले मूवी आई थी, उसमें गब्बर सिंह ने बोला कि जो डर गया वो समझो मर गया। डर डर के मत कीजिए बिजनेस को, क्या चला जाएगा? हम लोगों के पास खोने के लिए है क्या? क्या है खोने के लिए? देखिए, खोने के लिए मिडिल क्लास व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। हमारे पास पूरा आसमान है, हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो डरिए मत, घबराइए मत। जहां पर आपको थोड़ा अगर खर्चा करना पड़े तो कीजिए, टूल्स खरीदना पड़े तो खरीदिए। अगर एनिवर्सरी 13 नवंबर को आपको दिल्ली जाना है, जाने आने में खर्चा लगेगा तो कीजिए। अगर पैसे की दिक्कत है तो मुझे माफ कीजिए, मगर एक मेरी सलाह मानिए, अगर पैसे की ज्यादा दिक्कत है तो आज से एक टाइम खाना बंद कर दीजिए। एक टाइम खाना खाइए। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, लिख कर दे सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति एक टाइम खाना खाकर मरेगा नहीं, वो एक टाइम खाना खाकर भी जिंदा रहेगा। तो जो एक टाइम खाने का पैसा बचेगा, वो पैसे से आप सीखने पर, लर्निंग के ऊपर, ये बिजनेस को डेवलप करने पर खर्चा कीजिए। एनिवर्सरी अटेंड कीजिए, कंपनी विजिट कीजिए, टूल्स खरीदिए जो टूल्स आपको खरीदना आवश्यक है। किसी मीटिंग की तैयारी अगर आप करते हैं तो एडवांस टिकटें खरीदिए। कई लोग डरते हैं कि टिकटें बच जाएंगी तो फिर क्या होगा। बच जाएंगी, कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन एक बड़ी सफलता आपको मिलेगी। देखिए, आप अपनी ग्रोथ को अगर प्लान करना चाहते हैं तो 3 चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी, 3 चीजें सही करनी पड़ेगी। एक आपका माइंडसेट, दूसरा आपका स्किल सेट, तीसरा आपकी स्ट्रेटेजी। इन 3 चीजों पर ही बड़ी से बड़ी कामयाबी निर्भर करती है। माइंडसेट यानी आप जिस तरीके की कामयाबी चाहते हैं, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए जिस तरीके का माइंडसेट चाहिए, वो माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। स्किल सेट यानी जो कामयाबी आपको चाहिए उसके लिए जिस प्रकार की योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, वो योग्यताएं आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज है स्ट्रेटेजी, आपको योजना बनानी पड़ेगी। सही रणनीति के साथ ही युद्ध जीता जाता है। देखिए, लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई तो आप कैसे भी करके मान लीजिए जीत सकते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता के बल पे जीत सकते हैं, या किसी भी तरीके से एडवांटेज आपको मिल सकता है। लेकिन बड़ा युद्ध अगर आपको जीतना है तो बिना रणनीति के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के नहीं होगा। सितंबर के महीने में अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपने नहीं बनाई है, अगर आपने पेपर पे अपना गोल नहीं बनाया है, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप कुछ तो हासिल कर ही लेंगे, कोई ना कोई लेवल तो आपका आ ही जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में माहौल है। लेकिन वो नहीं आएगा जो आपका आ सकता है। आपकी ग्रोथ जितनी आ सकती है उतनी नहीं आएगी तब तक, जब तक कि आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी ना हो। तो माइंडसेट सफलता के लिए आरसीएम में कैसा होना चाहिए, कुछ 4-5 चीजें खास खास मैं आपको आपके बीच में हाईलाइट करता हूं। पहला, क्लियर विजन। आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सब आरसीएम बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं, और ये आपको अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में क्या देने वाला है। क्लियर विजन के साथ जब आप काम करेंगे, क्लियर थॉट्स के साथ जब आप काम करेंगे, भविष्य की दृष्टि जब आपके पास होगी, तो वर्तमान की तकलीफें आपको रोक नहीं पाएंगी, वर्तमान की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाएंगी, और आप लगातार ग्रोथ करेंगे। और एक लीडर का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका विजन। देखिए, प्रोडक्ट सेकेंडरी है, प्लान सेकेंडरी है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, प्राइमरी है विजन। आने वाले समय में आपके साथ जो क्वालिटी पीपल आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, वो प्रोडक्ट देखकर नहीं आएंगे, वो प्लान देखकर नहीं आएंगे, वो आपका विजन देखकर आएंगे कि आपकी दूरदृष्टि कितनी है, आप कितनी दूर की प्लानिंग कर पा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस सिस्टम के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में। ये विजन को लोग ज्वाइन करेंगे। जो आपके विजन को ज्वाइन करेंगे ना साहब, वही बड़ा काम करेंगे। जो प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन करेंगे, जो प्लान को देखकर ज्वाइन करेंगे, जो कंपनी को देखकर ज्वाइन करेंगे, वो बड़ा काम नहीं करेंगे। जो आपके विजन को देखकर ज्वाइन करेंगे, वही लोग बड़ा काम करेंगे। इसलिए अपने विजन को एक्सपेंड कीजिए, उसको फैलाइए। दूसरा, कंप्लीट ऑनरशिप।
अपने बिजनेस की आपको कंप्लीट ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, दो रास्ते हैं आपके सामने, एक है आसान रास्ता, एक है सही रास्ता। और आसान रास्ता क्या है? लोगों को दोष देना, कि जब आप लोगों के भरोसे में बैठते हैं, आपको लगता है अपलाइन कुछ कर देगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, कोई टारगेट आ जाएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, चाहे कंपनी कुछ कर देगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो आप आसान रास्ता चुनते हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर आप ब्लेम करना शुरू करते हैं, अपलाइन को ब्लेम करते हैं, डाउनलाइन को ब्लेम करते हैं, है ना, क्रॉस लाइन को ब्लेम करते हैं, पिकअप सेलर को ब्लेम करते हैं, कंपनी को ब्लेम करते हैं। देखिए, जिंदगी में बहुत आसान है ब्लेमिंग के ट्रैप में फंसना, यानी लोगों को दोष दे करके अपनी जिम्मेदारियों से बचना, ये बहुत आसान है। लेकिन इससे कामयाबी नहीं मिलती, इससे खुशियां नहीं मिलती, इससे जीवन में सफलता नहीं मिलती, इससे जीवन में वो सारी चीजें नहीं मिलती जो चीज आप चाहते हैं। सही रास्ता क्या है? जिम्मेदारी लेना। ये सब मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपलाइन की मदद लूंगा, मैं डाउनलाइन की मदद लूंगा, मैं कंपनी की मदद लूंगा, लेकिन मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मेरी है। जब तक ये चीज मैं नहीं मानूंगा, जब तक इस चीज को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, कंप्लीट ऑनरशिप नहीं लूंगा अपने बिजनेस की, मेरी मानसिकता अपने व्यापार की संपूर्ण जिम्मेदारी लेने की जब तक नहीं होगी, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फोकस ऑन मेन थिंग, हमेशा अपने मुख्य लक्ष्य पर फोकस रखिए। जितने भी टारगेट्स आ रहे हैं, चाहे वो गामा ओरिजिनल के हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के हैं, चाहे वो गुड डॉट के हैं, चाहे कोई भी टारगेट्स हैं, ये टारगेट आपके मददगार हैं आपको आपके मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। मुख्य लक्ष्य आपके निगाहों में हमेशा बरकरार रहना चाहिए कि साहब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, मुझे महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाना है, मुझे 500 हजार 2000 5000 10,000 लोगों की जिंदगियां बदलनी है। जो भी आपका मेन टारगेट है, उस मेन टारगेट पर आपकी नजरें हमेशा कायम रहनी चाहिए, तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं। नहीं तो लोग भटक जाते हैं कि सब मुझे स्टेज पे माला नहीं पहनाया गया तो मैं तो नेगेटिव हो गया, सब मुझे ट्रॉफी नहीं मिली मैं नेगेटिव हो गया, मेरा नाम नहीं लिया गया तो मैं नेगेटिव हो गया, सब मेरा तो जो रिवार्ड था वो रिवार्ड नहीं आया मैं नेगेटिव हो गया। छोटी छोटी चीजों में लोग नेगेटिव होते हैं। अपलाइन ने मुझे कुछ बोल दिया मैं नेगेटिव हो गया, कुछ बोल दिया मेरे दिल पर लग गया मैं नेगेटिव हो गया। क्यों नेगेटिव हो जाते हैं? क्योंकि उनका ध्यान उनके मुख्य लक्ष्य से हट जाता है। अगर आपका फोकस आपके मुख्य लक्ष्य पर है तो बीच में ये चीजें तो आएंगी, कई बार आपका नाम छूट जाएगा, कई बार आपकी ट्रॉफी छूट जाएगी, कई बार आपका माला छूट जाएगी, कई बार अपलाइन ऐसे कुछ बोल देंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी निगाहें अपने मुख्य लक्ष्य पर हैं तो आप भटकेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। और हमेशा उजले पक्ष की तरफ देखिए, ब्राइटर साइड की तरफ, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी कुछ तो कहीं बाकी होता है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और हमेशा कमिटमेंट कीजिए कि मुझे लोगों को देना है। देखिए, पैसा कमाना बुराई नहीं है, बहुत पैसा कमाना है, लेकिन बहुत पैसा वही लोग कमा पाते हैं जो लोगों को आगे बढ़ाने में, लोगों में अपना योगदान देने में हमेशा यकीन रखते हैं कि समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत पैसा कमाते हैं मगर उनको मजा पैसा कमाने में उतना नहीं आता जितना मजा उनको समाज के लिए वो क्या कर पा रहे हैं उसमें आता है। तो जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे ना तो पैसा भी आपके पास अपने आप आएगा। हर बड़ी सफलता की शुरुआत जो है वो सोच से, सही सोच से होती है। आपके थॉट प्रोसेस से ही आपकी कामयाबी तय होती है। और अल्विन टॉफलर ये बोलते हैं कि मानव सभ्यता के विकास की जो कहानी हम पढ़ते हैं वो दरअसल मनुष्य के सोच के विकास की कहानी है। तो जितना ज्यादा हम अपनी सोच में विकास लाएंगे, जितना हम अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे, और ये मॉर्निंग मिरेकल ये जो सीरीज शुरू हुई है सुबह 6 बजे, ये आपके सोचने के तरीके को बदलेगी। जो गुरुदेव बार बार ये बोलते हैं कि किताबें पढ़िए, मैं देखता हूं कि गुरुदेव शुरू से ही जब भी उनके सेमिनार होते थे उस सेमिनार में वो किताबों का स्टॉल लगवाते थे और बार बार लोगों को रेकमेंड करते थे कि मेरी ट्रेनिंग तो आज मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आप यहां से किताबें लेकर जाइए, ये किताबें आपको रोज ट्रेन करेगी, आपकी सोच को बदलेगी। और उस सोच को बदलने की वजह से ही मैं भी आज यहां तक पहुंचा और इतने सारे लोग सफल हुए हैं। तो आपको भी अपनी सोच को डेवलप करना है। ये देखिए, ये कोई मछली है, जापान की मछली है जिसका नाम है कोई, कोई। इस मछली की खूबी है कि इसको जैसे बर्तन में रख दो ये उतनी बड़ी हो जाती है, टब में रखो ये उतनी बड़ी हो जाएगी, बड़े और बर्तन में रखो उतनी बड़ी हो जाएगी, नदी नाले तालाब में समुद्र में रख दो तो ये उतनी बड़ी हो जाएगी। और ऐसे ही आपकी सोच है, ऐसे ही आपका जीवन है, जैसा माहौल आप इसको देंगे ये आपकी सोच उतनी बड़ी होगी और आपका जीवन, आपकी कामयाबी उतनी बड़ी होगी। आप कितना अचीव कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो पैसा ताकत है, बहुत पैसा कमाना चाहिए और हम लोग आरसीएम बिजनेस में बहुत पैसा कमाएंगे। आने वाले समय में लाखों रुपए महीने, करोड़ों रुपए महीने हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति को आएंगे जो अपनी सोच के दायरे को बड़ा करेंगे। लेकिन साथ में ये ध्यान रखिएगा कि आपका पर्पस पैसे से भी बड़ा होना चाहिए, कि कितने लोग आपकी टीम में रॉयल्टी पर आ रहे हैं, कितने लोग आपकी वजह से टेक्निकल पर आ रहे हैं,
कितने लोगों की जिंदगियां बदल रही है। ये जब सोच आपके दिमाग में होगी तो आप जो है ना वो सारी सीमाएं तोड़ देंगे। मानव की जितनी लिमिटेशंस होती है, मनुष्य की जितनी लिमिटेशंस होती है, सारी लिमिटेशन आप तोड़ देंगे। आप कुछ चमत्कारिक काम कर जाएंगे। ये तभी हो पाएगा जब आपके पास कोई महान लक्ष्य होगा, कोई महान पर्पस होगा। तो ये जो अमीर लोग आपके सामने दिख रहे हैं ना, इन अमीरों की गिनती में आप भी शामिल हो सकते हैं। आज आपके पास वो जरिया है, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस, वो जरिया है कि आप भी इनकी गिनती में शामिल हो सकते हैं। इसलिए बीच की एक फोटो मैंने खाली रखी है। ये बीच की फोटो में मैं आपकी फोटो देखना चाहता हूं। जो भी साथी आज यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि मुझे भी इन अमीरों की गिनती में मेरा या मेरे बच्चों का नाम, मेरी बच्चों की फोटो यहाँ पर आनी चाहिए, आज डिसीजन लीजिए। आपकी कोई ना कोई पीढ़ी की फोटो यहाँ पर इनके साथ, इनके बच्चों के साथ जरूर आएगी। इस बात की तैयारी के साथ काम कीजिए। और इन सफल लोगों की सफलता का सबसे बड़ा जो राज है वो है सही नजरिया, यानी चीजों को सही तरीके से देखना। आप कैसे लेते हैं चीजों को। देखिए, आपका नजरिया अगर सही होगा ना तो आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति अवसर में तब्दील हो जाएगी। न्यूटन के सामने सेब गिरा, सेब तो कईयों के सामने गिरा, लेकिन किसी ने भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं ढूंढा। लेकिन न्यूटन का नजरिया सही था तो उसने उस सेब के गिरने की घटना से फायदा लिया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ढूंढ लिया। देखिए, मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूं। आज से लगभग मैं समझता हूं बहुत पुरानी बात है, गुरुदेव को शायद याद भी नहीं होगा। 2000 आई थिंक कि 2004 की बात है, 2004 की बात है। 2004 में गुरुदेव बीसी सर का एक प्रोग्राम हमने लिया था छत्तीसगढ़ में। एक एलडीपी का प्रोग्राम था, एक सेमिनार भी था, एलडीपी भी थी। तो वहां पर जो प्रेजेंटेशन होता है, होस्टिंग जो होती है, यानी किसी चीफ स्पीकर को बुलाने से पहले जो शुरुआत की होस्टिंग होती है, डिस्टेंस प्रमोशन, प्रोफेशन प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, इनकम प्रेजेंटेशन, तो ये जो पार्ट होता है, प्लान शो, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट में आपने देखा होगा किसी फिजिकल सेमिनार में कभी अगर आप गए हैं तो अलग अलग लेवल के लीडर्स को बुलाया जाता है और वो आकर के शुरू का पार्ट करते हैं। तो उस समय चूंकि ज्यादा स्पीकर नहीं थे, मैं तो लीडरशिप के लेवल पे था 2004 में, तो ज्यादा स्पीकर नहीं थे, तो जो भी थोड़ा ठीक ठाक बोलता था उसको स्टेज पे मौका मिल जाता था। तो इस वजह से मैं भी थोड़ा ठीक ठाक बोलने लगा था तो मुझे स्टेज पर मौका मिलता था। लेकिन गुरुदेव बीसी सर का जब प्रोग्राम था, उसका एजेंडा बना, उस एजेंडे में मेरा कहीं नाम ही नहीं था। तो मैंने रत्नेश जी से पूछा, मैंने कहा कि सर इस एजेंडे में तो मेरा नाम ही नहीं है। तो रत्नेश जी ने कहा नहीं, गुरुदेव का आदेश है कि स्टेज पर केवल रॉयल्टी एबव ही साथी जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे, रॉयल्टी से नीचे वाले साथियों को प्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि साहब ये कौन सी बात हो गई, आपके जो रॉयल्टी चीवर यहाँ पर हैं उनसे तो, उनमें से कईयों से तो मैं अच्छा बोलता हूँ, तो मुझे मिलना चाहिए मौका। उन्होंने कहा नहीं नहीं, गुरुदेव का आदेश है, तो इस बार नहीं मिल पाएगा आपको मौका। उस प्रोग्राम में मैं लास्ट वाली कुर्सी पर बैठा, हर बार मैं आगे बैठता था, उस बार लास्ट पे बैठा। और बीसी सर की पूरी बातचीत के दौरान मैं बड़ा नाराज हो रहा था उनसे कि साहब इन्होंने मुझे स्टेज पर मौका नहीं दिया। तो पीछे बैठे बैठे मेरे मन में इस तरीके की भावनाएं आने लगी कि मुझे ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, क्या मतलब है, मुझे इतनी बेइज्जती मेरी की गई, मैं हर बार स्टेज पे होस्टिंग करता हूं, मेरी टीम क्या सोचेगी, इस बार मुझे मौका नहीं मिला, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं घर पर गया, मैंने अपने ड्रीम्स की तरफ देखा और मेरे मन में एक सवाल आया कि साहब मेरे सपने तो बड़े हैं, फिर एक छोटी सी बात क्या मुझे नेगेटिव कर सकती है क्या? नहीं। तो फिर मैंने उस घटना को एक चैलेंज के रूप में लिया। मैंने कहा गुरुदेव का जब भी अगली बार प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में मैं जो है वो रॉयल्टी अचीवर के रूप में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं एक टेक्निकल अचीवर के रूप में जाऊंगा। मुझे रॉयल्टी की वजह से स्टेज पर जाने नहीं मिला ना, तो अगली बार मैं टेक्निकल अचीवर बन के जाऊंगा। फिर 1 साल के बाद गुरुदेव का दोबारा प्रोग्राम हुआ छत्तीसगढ़ में, और उस प्रोग्राम में मैं एज ए टेक्निकल अचीवर मौजूद था। तो ये आपके जीवन में देखिए बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी। तो ये घटनाओं से आप क्या लेते हैं? उन घटनाओं से आप नेगेटिव हो जाते हैं या उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं? किसी ने आपका अपमान किया, आप नेगेटिव हो गए या चैलेंज लिया? तो आपको कामयाब होने के लिए और कुछ बड़ा अचीव करने के लिए विश और डिसीजन के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। मेरी चाहत है मेरी इज्जत हो, मेरी चाहत है मेरा सम्मान हो, मेरी चाहत है मैं इसमें रॉयल्टी पे आ जाऊं, मेरी चाहत है मैं टेक्निकल पर आ जाऊं, मेरी चाहत है कि मेरी पिन बदल जाए, मेरी चाहत है कि मेरे पास गाड़ी मिल जाए। तो चाहत से कुछ नहीं होने वाला, विश से कुछ नहीं होने वाला। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि साहब मुझे रॉयल्टी बनना है, उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। टेक्निकल अचीवर बनना है, जो करना पड़ेगा उसके लिए मैं करूंगा। सब देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, केवल चाहत रखने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको ये नक्की करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि जो भी करना पड़े उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। चाहे उसके लिए मुझे गामा ओरिजिनल पे मेहनत करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे सुबह 5 बजे उठ के काम करना पड़े, 4 बजे उठ के काम करना पड़े। कल भी रात को मैं जो है वो लगभग 1:45 बजे सो जाऊं,
लेकिन सुबह 6 बजे आपके बीच में यहां पर मौजूद हूं। तो अगर डिसीजन आपने ले लिया कि साहब मुझे कामयाब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, हमें पहाड़ पर नहीं बल्कि खुद पर विजय हासिल करनी होती है। ये बोलते हैं सर एडमंड हिलेरी, जो पहले पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की। आप सोचिए, आज के जमाने में भी जब हमारे पास इतने साधन है, कई लोग एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करते करते अपनी जान खो देते हैं। उस समय तो साथ नहीं थे और कोई चढ़ा भी नहीं था, किसी मालूम भी नहीं था कि आप चढ़ सकते हैं। लेकिन तब अगर कोई व्यक्ति चढ़ा है तो क्या इरादे रहे होंगे, क्या सोच रही होगी। तो ये कहते हैं हमें पहाड़ पर नहीं बल्कि खुद पर विजय हासिल करनी होती है। अपने कमजोरियों पर अगर आपने जीत हासिल कर ली तो सब जिंदगी में तरक्की हासिल करना तो बहुत आराम सी बात है। और आपसे कम योग्यता वाले लोग आज से में सफल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से कई लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन यहाँ पर अनपढ़ लोग भी कामयाब हैं। यहाँ पर वो लोग भी कामयाब है जिनको बोलना नहीं आता। और अगर वो कामयाब है और आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहाना बना रहे हैं। आपको अपने बहाने को छोड़ना पड़ेगा। आपका बिजनेस आपका प्रतिबिंब है। जैसे आप होंगे वैसा आपका बिजनेस होगा। आप ढीले ढाले होंगे, बिजनेस ढीला ढाला होगा। आप कमजोर होंगे, बिजनेस कमजोर होगा। आप मजबूत हो जाएंगे, डिसीजन ले लेंगे, तो बिजनेस आज नहीं तो कल बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो अपने सोच को चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाहते आप कुछ और हैं और सोच कुछ और रहे। चाह तो आप रहे कि सब इस महीने में रॉयल्टी आना चाहता हूं, लेकिन सोच रहे हैं कि साहब रॉयल्टी आना तो मुश्किल ही है, कहां हो पाएगी रॉयल्टी, इतना बड़ा टारगेट कैसे होगा। तो चाहते कुछ और है, सोच कुछ और है, तो ये चलने वाला नहीं है। इस विरोधाभास को खत्म करना पड़ेगा। थोड़ी हिम्मत आपको पैदा करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को डर लगता है किसी भी नए काम को करने में। मुझे भी कई बार डर लगा था, लेकिन फिर भी चूंकि यहां सीने में आग लगी थी तो मैंने उस डर के बावजूद भी काम को जारी रखा। देखिए, कमजोर लोगों में और सफल लोगों में, असफल लोगों में और सफल लोगों में फर्क क्या है। डर दोनों को लगता है। किसी भी नए काम को करने में डर दोनों को लगता है। नए व्यक्ति से मिलने में डर दोनों को लगता है। पहली बार प्लान दिखाने में डर दोनों को लगता है। पहली बार स्टेज पर आने में डर दोनों को लगता है। लेकिन असफल व्यक्ति असफल क्यों होता है? क्योंकि उसको जिस काम में डर लगता है वो काम करता ही नहीं है। लेकिन सफल व्यक्ति को जिस काम में डर लगता है, अगर वो जरूरी है तो वो उस काम को जरूर करता है। डरते डरते ही करता है, लेकिन करता है। और एक दिन उसका डर निकल जाता है, क्योंकि करते करते ही डर निकलेगा, सोचने से डर नहीं निकलेगा। तो आपको थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ा साहस चाहिए, कुछ अलग सोचने की, अपने कमजोरियों का सामना करने की, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव स्थितियों का सामना करने की, और उस काम को करने की, उस काम को संभव बनाने की जिस काम को अभी लोग असंभव मानते हैं। देखिए साहब, आप एक दिन अमीर बन जाएंगे ये आपके आसपास के लोगों को नहीं लगता। एक आम आदमी जो आपकी परिस्थिति में है वो एक दिन कामयाब हो जाएगा ये लोगों को नहीं लगता। लेकिन आपने अगर खुद पर विश्वास किया और आप 6 बजे के ट्रेनिंग में लगातार आते रहे तो आप उस असंभव काम को संभव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। और ये विद्वान जो है ना, ये इन्होंने कहा कि कोई भी चीज जो हवा से ज्यादा भारी है वो उड़ेगी नहीं। अब इतने बड़े महान वैज्ञानिक अगर ये बात बोल रहे हैं कि हवा से ज्यादा भारी है वो उड़ेगी नहीं, तो मान लेना चाहिए। क्यों, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना सर? मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? मैं सभी साथियों से चाहता हूं कि चैट में मुझे जवाब दें ताकि मुझे मालूम भी पड़े कि कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक वो ये बोल रहे हैं कि साहब कोई भी चीज हवा से ज्यादा भारी है तो वो नहीं उड़ सकती। अब इतने बड़े वैज्ञानिक, कई आविष्कार किए इन्होंने, लॉर्ड केल्विन कई सारे आविष्कार किए, तो ये बोल रहे हैं तो मान लेना चाहिए। लेकिन साहब, मानव की क्षमता की, मानव के क्षमता की कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा धुरंधर, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट, बड़े से बड़ा 30 मार्का आपको ये बोले कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो साहब उस बात को मत मानिए, स्वीकार मत कीजिए। हो सकता है आज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो साहब इसी बात को मानते हुए इसके कुछ ही दिनों के बाद इनके लॉर्ड केल्विन ने ये बोला कोई भी चीज हवा से ज्यादा भारी उड़ नहीं सकती, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर में साहब हवाई जहाज का आविष्कार हो गया। हवाई जहाज हवा से बहुत ज्यादा भारी होता है मगर वो उड़ता है, क्योंकि मनुष्य ने अगर सोच लिया कुछ भी तो वो जरूर होगा। और ये एक वैज्ञानिक है वॉन ब्राउन, ये बोलते हैं कि अगर मुझे ये ताकत मिले ना तो मैं डिक्शनरी से असंभव शब्द ही हटा दूं। इस महीने आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी टारगेट आप ले लेना, सितंबर के महीने में हो, मार्च के महीने में हो और अपनी पूरी जिंदगी में हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक भौरा है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भौरा उड़ता है या नहीं? यस और नो, मुझे कमेंट में बताइए, यस या नो। भौरा उड़ता है या नहीं उड़ता है? भौरा उड़ता है कि नहीं उड़ता है? कमेंट में बताइए साहब, भौरा उड़ता है कि नहीं उड़ता?
यस माय डियर फ्रेंड्स, भौरा उड़ता है, भौरा उड़ता है। लेकिन वैज्ञानिकों को आज तक आश्चर्य है कि भौरा उड़ता कैसे है। विज्ञान ये कहता है कि विज्ञान के नियमों के हिसाब से भौरा उड़ नहीं सकता, क्योंकि जो उसके शरीर का आकार है और जो उसके पंखों का आकार है। देखिए, हवाई जहाज भी अगर भौरे की तरह बनाया जाए तो हवाई जहाज भी नहीं उड़ पाएगा। हवाई जहाज तो चील की तरह बनाया जाता है। भौरे का शरीर अलग है, भौरे का शरीर भारी है, पंख हल्के हैं, और जो हवा हटाने के लिए जो पंखों में साइज होना चाहिए वो साइज भी नहीं है। फिर भौरा उड़ता कैसे? मेरा सवाल है आपसे, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। विज्ञान आज भी नहीं मानता कि भौरा उड़ सकता है। विज्ञान का कहना है भौरा विज्ञान के नियमों के हिसाब से उड़ नहीं सकता। आज भी विज्ञान यही बोलता है कि विज्ञान के नियमों के हिसाब से भौरा उड़ नहीं सकता। तो फिर भौरा उड़ता कैसे है? माय डियर फ्रेंड्स, भौरा इसलिए उड़ता है क्योंकि भौरे ने विज्ञान कभी पढ़ाई नहीं है। उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों की राय कभी सुनी नहीं है। उसको तो ये लगता है कि सब मुझे उड़ना है, वो उड़ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कामयाब होना है तो चाहे पूरी दुनिया मिलकर के बोले, बड़े बड़े विद्वान बोले, बड़े बड़े एक्सपर्ट बोले, आप नहीं आगे बढ़ सकते, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे अगर आपको खुद पर विश्वास होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी बोलते थे, अगर आपको सितारों को छूने की तमन्ना है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप हर उस चीज को पालेंगे जिसको आपका दिल चाहता है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। श्रीकांत बोला, ये एक नेत्रहीन व्यक्ति, ये अब्दुल कलाम जी से मिले जब ये स्टूडेंट थे, और अब्दुल कलाम जी ने जब इनसे पूछा कि भाई आपके सपने क्या है, अब्दुल कलाम जी सबसे पूछते थे आपके सपने क्या है। तो जब इनसे पूछा आपके सपने क्या है, तो इन्होंने कहा, ऐसा सपना बताया कि अब्दुल कलाम जी भी चकरा गए। उन्होंने कहा, इतना बड़ा सपना किसी स्टूडेंट का। इसने सपना बताया अपना कि सर मैं भारत का पहला नेत्रहीन, क्योंकि ये नेत्रहीन है, श्रीकांत बोला, तो मैं भारत का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। तो अब्दुल कलाम जी ने पीठ पे हाथ रखा, बोला अपने सपने को छोटा होने मत देना बेटा, जरूर तुम कुछ जीवन में बड़ा करोगे। और साहब वो श्रीकांत बोला, जिसको भारत में आईआईटी ने रिजेक्ट कर दिया कि सब नेत्रहीन लोगों के लिए आईआईटी में कोई जगह नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, आप कैसे आईआईटी पास करोगे। उस श्रीकांत गोला को फॉरेन में जगह मिली, 100% फ्री स्कॉलरशिप मिली। इसने एक इंडस्ट्री खड़ी की, जिस इंडस्ट्री के जरिए आज ये करोड़पति हैं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसके साथ इन्होंने बहुत सारे और भी काम किए, कई अवार्ड इनको मिला। और हाल में ही इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, स्पीकर के रूप में वहां पर अभी इन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने का सपना इन्होंने छोड़ा नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 10 साल के बाद आपको ये सुनने को मिले कि भारत के पहले नेत्रहीन राष्ट्रपति श्रीकांत बोला। दैट इज पॉसिबल। इंसान के इरादों के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस महीने का जो टारगेट बनाएंगे वो टारगेट आप हिट कर सकते हैं। आज तो हमारे पास केवल 9 तारीख ही है, अभी भी 21 दिन बचे हैं। टारगेट के साइज को बड़ा कीजिए, मेहनत और प्रयास को बड़ा कीजिए, आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और डिसेबिलिटी आंखें ना होना नहीं है, डिसेबिलिटी विजन का ना होना, यानी दूरदृष्टि का ना होना कि आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। अभी देखिए, श्रीकांत बोला के ऊपर एक मूवी बन रही है, आप बहुत जल्दी सिनेमा हॉल में ये मूवी देखेंगे। तो कोई भी चीज जिसको आपका दिमाग स्वीकार कर सकता है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हासिल आप केवल सिस्टम की मदद से कर सकते हैं। छोटी मोटी सफलता तो आप विदाउट सिस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता के लिए सिस्टम की मदद जरूरी है। बिना सिस्टम की बड़ी सफलता नहीं होगी। और सफलता के लिए 4 चीजें, सिस्टम क्या बोलता है, 4 चीजें। पहला, स्पष्ट तथा लिखित लक्ष्य होना चाहिए। सितंबर महीने में भी अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ऑन द पेपर आपको लिखना पड़ेगा क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना है, कितने रॉयल्टी आपकी टीम में आएंगे, कितने वाइटल आपकी टीम में आएंगे, किस आपके शहर से कितना बिजनेस आएगा, किस इलाके से कितना बिजनेस आएगा, कौन कौन से टारगेट पर आप अपनी टीम के कितने कितने लोगों को लाना चाहते हैं। तो आपको एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना। अभी मैं सितंबर के हिसाब से बात कर रहा हूं, लेकिन यह फॉर्मूला आपके पूरे जीवन में काम आएगा। जीवन में जो भी आपको सफलता चाहिए, ये 4 कदम लेकर के आप वो सफलता आरसीएम के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो पहला है कि स्पष्ट तथा लिखित लक्ष्य, आप लक्ष्य को लिखिए। दूसरा, लक्ष्य की दिशा में लगातार ज्ञान अर्जन। देखिए, आपने लक्ष्य बना लिया, अब वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज पावर है। अब्दुल कलाम जी बोलते थे कि ज्ञान ही वो पंख है जो आपको अनंत आसमान में उड़ने में मदद करता है। आप सुबह 6 बजे अगर रेगुलर मॉर्निंग मिराकल प्रोग्राम में आते हैं तो आप सीखते हैं। अगर आप लगातार रेकमेंडेड बुक्स पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं। और लगातार ज्ञान अर्जन करके, लगातार सीख करके आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तीसरा काम है लगातार प्रयास। प्रयास रुक रुक के नहीं, कभी कभी नहीं, लगातार। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तकलीफ आए, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। देखिए, या तो आप बहाने बना सकते हैं, या तो कामयाबी बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। आपके जीवन में तकलीफें, किसने बोला कि साहब तकलीफें नहीं आएंगी?
बल्कि जब आप कोई टारगेट लेंगे ना तो ज्यादा तकलीफें आएंगी। जिस दिन आपको काम ज्यादा होता है ना, उसी दिन मेहमान घर पे आते हैं। तो ये तो कुदरत का नियम है, ये तो कुदरत का नियम है कि जिस व्यक्ति के लक्ष्य बड़े हैं उस व्यक्ति के सामने चैलेंजेस भी बड़े आएंगे। तो उन चैलेंजेस के सामने में भी आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे काम कर सकता हूं, टाइम कैसे मैनेज करूं, मैं अपने अपने काम को कैसे मैनेज करूं, कैसे इन चीजों को मैनेज करूं, ये आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और चौथी चीज है सफलता और असफलता को संभालने की तैयारी और योग्यता। कभी अगर आपको सफलता मिले तो वो सफलता आपका दिमाग खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े लोगों को अहंकार ने खत्म कर दिया। राम से किसी ने पूछा कि रावण को किसने मारा, तो राम ने कहा रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। मैं यानी अहंकार कि सब मैंने, ये रॉयल्टी आपको मालूम है, मैंने रॉयल्टी हासिल की है। अरे अप्लाई ने कुछ किया ही नहीं है, सब मैंने टेक्निकल अचीव किया, मैंने मेहनत की, मैंने किया, मैंने किया। लीडर के अंदर एक खूबी होती है कि वो अपनी जीत का सेहरा अपनी टीम के, अपने अपलाइन के, अपनी कंपनी के, प्रोडक्ट के, सबके सिर पर बांध देता है कि साहब मेरी कामयाबी मेरे अपलाइन की वजह से, मेरी कामयाबी कंपनी की वजह से, आरसीएम है इतना बढ़िया, मेरी कामयाबी टीसीजी की वजह से, मेरी कामयाबी आरसीएम के प्रोडक्ट की वजह से, मेरी कामयाबी मेरी टीम की वजह से, इतनी बढ़िया टीम मुझे मिली है। लेकिन जब हार मिलती है तो उसकी वो पूरी जिम्मेदारी लेता है कि साहब ये जो हार है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं टीम का कैप्टन हूं, मैं सुधार करूंगा और अगली बार हम और बढ़िया करेंगे। तो जीत का सेहरा लोगों के सिर पर, हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर। तो सफलता को आप संभाल सके और असफलता को भी संभाल सके। आपने टारगेट बनाया, बाई चांस आप हिट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगली बार फिर प्रयास कीजिए, फिर से खड़े होना है। जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जब तक आप मैदान में हैं खेल बाकी है, जब तक आप जीतेंगे नहीं खेल बाकी है। तो अपने लक्ष्य को लिखिए। आज यहां से आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा, जिन्होंने भी नहीं लिखा वो अपना लक्ष्य को लिखिए कि भी क्या पाना चाहते हैं आप, सितंबर महीने में क्या करेंगे, मार्च तक क्या करेंगे, अगले 1 साल में क्या करेंगे, अगले 5 साल में क्या करेंगे। लक्ष्य 2 प्रकार का होता है, पहला अचीवमेंट गोल, दूसरा एक्शन गोल। अचीवमेंट गोल क्या पाना है आपको, कौन सी लेवल पाना है, कौन सी कार आपको लेनी है, आपको कितने लोगों को अपनी टीम में सफल बनाना है, तो ये हो गया आपका अचीवमेंट गोल। दूसरा हो गया एक्शन गोल, तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कितने प्लान रोज दिखाएंगे, आप टीम से काउंसलिंग कितनी करेंगे, होम मीटिंग आप कितनी करेंगे, इस महीने रोज की आपकी वर्किंग का स्ट्रेटेजी क्या होगा, वर्किंग स्टाइल क्या होगा, कौन सी किताब आप पढ़ेंगे, कौन सी अपनी स्किल डेवलप करेंगे। तो एक तो हो गया क्या पाना है, दूसरा हो गया कि उसको पाने के लिए क्या करना है। ये दोनों के गोल आपको लिखित में बनाने पड़ेंगे। गोल सेटिंग के फायदे क्या है, पहला आपका डायरेक्शन क्लियर होता है, आप भटकते नहीं है इधर उधर, आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। जिनके पास ये प्लानिंग होती है कि कल मुझे किससे किससे मिलना है, क्या करना है, इस महीने का क्या गोल है, क्या टारगेट है, उस व्यक्ति का समय एक भी मिनट वेस्ट नहीं होता। अदरवाइज हम तो कई बार यही सोचते रहते हैं किससे मिलें, किससे बात करें, क्या नहीं करें। तो आपके समय का इस्तेमाल होता है, आपके अंदर की छुपी भी शक्तियां बाहर आती है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हालांकि समय मुझे लगता है मेरे पास काफी कम है, तो मैं 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट चलेगा गुरुदेव? आराम से सब लोग देख लो, आप 1000 लोग बने हुए हैं। जी जी आदमी कम नहीं हो रहा है कोई का। जी जी, आपका आशीर्वाद है सर। सर तो आपके अंदर की क्षमताएं जागती है तब जब आपके पास गोल होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब्दुल कलाम आजाद जी जब स्टूडेंट थे तो उनके टीचर ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट आपको पूरा करना, कितने दिन में पूरा करोगे। तो अब्दुल कलाम जी ने बोला कि साहब लगभग 30 दिन लगेंगे, मुझे 4 लोगों की एक टीम बनानी पड़ेगी और 30 दिन लगेंगे। तो टीचर ने कहा 4 लोगों की टीम तो आप बना लो, लेकिन मैं आपको 30 दिन नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 3 दिन दूंगा। तो अब्दुल कलाम जी परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो पाएगा, भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना सब कुछ करना है, 30 दिन का काम है, 3 दिन में कैसे होगा। तो टीचर ने कहा कि देखो भाई, अगर 3 दिन के अंदर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। और अब्दुल कलाम जी तो गरीब स्टूडेंट थे, उनके पास स्कॉलरशिप के बिना कोई और तरीका ही नहीं था आगे बढ़ने का, पढ़ाई को जारी रखने का। तो उन्होंने सब खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, दिन रात मेहनत की और आश्चर्यजनक रूप से उस 30 दिन के काम को 3 दिन में कंप्लीट किया। टीचर के सामने जब वो प्रोजेक्ट लेकर गए कि सर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो टीचर की आंखों में आंसू आ गए। टीचर ने गले से लगा लिया अब्दुल कलाम जी को और ये बोला कि अब्दुल, मुझे मालूम था कि तुम्हारे अंदर एक लीडर है, और वो लीडर किसी व्यक्ति के अंदर का तभी जागता है जब वो थोड़ा दबाव लेता है, थोड़ा प्रेशर लेता है। और जब आप गोल बनाते हैं ना और उसके सामने टाइम डालते हैं ना, तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है कि सब इस काम को इस समय के अंदर में कंप्लीट करना है। तो आपके
अंदर का लीडर तभी जागता है जब आपके पास गोल होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके अंदर की शक्तियों को जगाता है, आपका अपने व्यापार पर कंट्रोल बढ़ाता है और आपको बड़ी सफलता की तरफ लेकर जाता है। देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं जो गोल बनाते हैं। पहले होते हैं निराशावादी, पेसिमिस्ट, ये हमेशा जो है ना गोल जो है माइनस की तरफ बनाएंगे। दूसरे होते हैं वास्तविकतावादी और तीसरे होते हैं सब विजनरी। तो ये जो निराशावादी लोग होते हैं ना, ये हमेशा जो गोल बनाएंगे ना, ये गोल बनाएंगे पिछले बार से कम। ये हमेशा उल्टा ही सोचेंगे कि साहब इस बार तो ये चैलेंज है, इस बार तो ये चैलेंज है, इस बार तो इतना नहीं हो पाएगा, पिछले बार पता नहीं कैसे हो गया, किस्मत से हो गया, अभी तो और कम होगा। तो ये निराशावादी लोग होते हैं। लेकिन ये होते हैं वास्तविकतावादी, रियलिस्टिक। ये सारी चीजों को कैलकुलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और जो कर सकते हैं ना उससे कम का टारगेट बनाएंगे, आसान टारगेट बनाएंगे, ताकि कोई व्यक्ति इनको ये ना बोल दे कि साहब आपका टारगेट फेल हो गया। इनको सब किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ये बोल दे ना, अरे आपने तो लक्ष्य बनाया था, इस महीने आप रॉयल्टी पे जाने वाले हो, कहां गई रॉयल्टी, रॉयल्टी तो आई नहीं आपकी। तो ये चीज को सुनना पसंद नहीं है, इसलिए ये टारगेट उतना ही बनाते हैं जितना ये कर सकें, क्योंकि ये रियलिस्टिक लोग हैं, वास्तविकतावादी हैं। लेकिन ये होते हैं विजनरी, तीसरे होते हैं विजनरी। ये टारगेट अपनी औकात से बड़ा बनाते हैं, जो ये कर सकते हैं उससे ज्यादा बड़ा लक्ष्य लेते हैं। और कितनी बार आपको लगता है कि इन विजनरी लोगों का टारगेट पूरा होता होगा? कमेंट में मुझे आप इसका उत्तर बता सकते हैं। कितनी बार आपको लगता है कि इन विजनरी लोगों का टारगेट पूरा होता होगा? माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो लगभग कभी भी नहीं, लगभग कभी भी नहीं। इन विजनरी लोगों का टारगेट जितना ये बनाते हैं तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि 100% पूरा होता है। लेकिन इस टारगेट को पूरा करने की दौड़ में, इस टारगेट को पूरा करने की प्रक्रिया में इनके अंदर का जो लीडर जागता है ना, वो इनको बाकी सब लोगों से बहुत आगे ले जाता है। तो जो आपने टारगेट बनाया एग्जैक्टली वो पूरा ना भी हो, लेकिन अगर टारगेट बड़ा है और उसके लिए आप दिल से प्रयास कर रहे हैं तो आप बहुत आगे निकल जाने वाले हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि हर छोटी छोटी सोच और हर छोटी छोटा एक्शन आपके कामयाबी में एक कदम आपको आगे लेकर जाएगा और एक दिन आपके पास बड़े परिणाम होंगे। तो रोज काम करने की आदत डालिए। पहला तो आपने लक्ष्य लिख लिया, लक्ष्य को आपने प्लान कर लिया, अब रोज काम कीजिए। क्योंकि सब देखिए, हिरण हिरण सुबह उठकर भागता है, क्योंकि अगर नहीं भागेगा तो मारा जाएगा। और शेर सुबह उठकर भागता है, क्योंकि अगर वो नहीं भागेगा तो भूखा मारा जाएगा। तो चाहे शेर हो चाहे हिरण हो, भागना तो हर व्यक्ति को रोज पड़ता है। काम रोज कीजिए, कभी कभी नहीं, सब महीने के आखिरी में नहीं, रोज। क्लोजिंग रोज, बिजनेस रोज, प्लान शो रोज, टीम से काउंसलिंग रोज। जो भी काम कामयाबी के लिए जरूरी है उनको रोज करने की आदत डालिए। सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है? इन्होंने कहा सुबह उठकर चाहे कैसी भी मौसम हो, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, मैं सुबह 6 बजे तैयार होकर ग्राउंड पे पहुंचता हूं, 500 डिलीवरी फेस करता हूं, उसके बाद कोई काम करता हूं। तो पत्रकार ने पूछा, थोड़ा पत्रकारों को तो खोदने की आदत होती है ना, तो उन्होंने कहा 500 डिलीवरी फेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, किसी दिन मान लीजिए मैच है और मैच में आपने सेंचुरी बना ली या डबल सेंचुरी बना ली, तो अगले दिन तो आपको लगता होगा ना कि आज थोड़ा आराम करने, कल ही तो मैंने सेंचुरी बनाई, आज प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? सचिन तेंदुलकर ने कहा कि साहब उस दिन मैं 500 डिलीवरी से ज्यादा फेस करता हूं, अगले दिन मैं 500 डिलीवरी से ज्यादा फेस करता हूं। एक दिन भी अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूं तो मुझे उसी दिन कमजोरी का एहसास होने लग जाता है। और जिस दिन मैंने कामयाबी हासिल की है, अगले दिन तो मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं कि वो कामयाबी मेरा दिमाग खराब ना कर दे। कई लोग सितंबर में बड़ी बड़ी क्लोजिंग करेंगे और अक्टूबर में आराम करने चले जाएंगे। तो सब आराम, अक्टूबर में और ज्यादा मेहनत करनी है आपको सितंबर से ज्यादा, ताकि आपको आपकी आदत खराब ना हो। अगर आपने जो ताकत, जो मोमेंटम सितंबर में पैदा हुई, उसको कुछ महीने तक बना के रखा ना, तो जिंदगी भर आगे बढ़ने की आपकी आदत पड़ जाएगी। और हमेशा याद रखिए, इच्छा शक्ति से भी ज्यादा पावरफुल होती है आपकी आदत। आपकी आदत अगर किसी चीज की पड़ गई तो वो आप काम कॉन्शियसली भी करेंगे, अनकॉन्शियसली भी करेंगे, पता ही नहीं चलेगा आप करेंगे। तो 90 दिन का एक चैलेंज लीजिए। गुरुदेव ये बोलते हैं कि 90 दिनों में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। कोई काम अगर आप 21 दिन करते हैं तो आदत बनती है, 90 दिन करते हैं तो आपके चरित्र का निर्माण होता है, वो काम आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। तो आप 90 दिन का टारगेट लीजिए। इस महीने तो करना ही है, लेकिन इसको कम से कम अगले 90 दिन तक कंटिन्यू कीजिए कि साहब मैं इन 90 दिनों में पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा, अपने लक्ष्य की दिशा में रोज आगे बढ़ूंगा, रोज प्रयास करूंगा। जब तक आप अपने रोज के रूटीन को चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक जीवन नहीं बदलेगा, ये याद रखिए। रातों रात कुछ भी नहीं होगा। और रोज के रोज अपने बिजनेस को लिखिए, रात को सोने से पहले बिजनेस को लिखिए और अपनी टीम से कम 5 लोगों का बिजनेस लिखिए। डेली की क्लोजिंग तो आपको करना ही है, उस क्लोजिंग को लिखिए ताकि वो चीजें आपकी नजर में रहे,
ताकि अगले महीने आप कंपैरिजन भी कर सकें। और लक्की होने की उम्मीद अगर आप करेंगे तो लाखों करोड़ों में कोई एक लक्की होता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से ये बिजनेस करेंगे तो आप इस बिजनेस में 100% कामयाब होंगे और दुनिया एक दिन आपको बोलेगी आप किस्मत वाले हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से कैसे करेंगे? प्रॉपर ड्रेस कोड में जाइए, मैदान में टूल्स लेकर के जाइए। अभी गुरुदेव बार बार गामा और की एक बहुत शानदार बुक है, नीड ऑफ एवरी इंडियन, बहुत अच्छी किताब है, उसका बार बार जिक्र करते हैं। तो जो लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, टूल्स डुप्लीकेट, टीम में अगर लीडर्स क्रिएट हो जाए, डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाए, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो टूल्स क्या है? इजीली डुप्लीकेबल है। तो आप टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बुक खरीदिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आरसीएम की प्लान बुक लीजिए, अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान आप लीजिए, एक्सपर्ट बनिए, लगातार सीखिए, लगातार 6 बजे के इस प्रोग्राम में आइए, शेड्यूल बना करके काम कीजिए। आपके पास अगले 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, जैसा जैसा लेवल है आपका, तो उतने लंबे दूरी का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। अगर आप अभी शुरुआती दौर पर हैं तो भी कम से कम कल का शेड्यूल आपके पास जरूर होना चाहिए कि कल का दिन में कहाँ कहाँ, किससे किससे, कितना कितना बजे मिलने वाला हूं, कब मैं फोन करूंगा, कब किससे मिलूंगा। एडवांस में शेड्यूल बना के काम कीजिए और गोल्स और टारगेट बनाकर काम कीजिए। आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, आपके पास ऑन द पेपर, कागज पे, लिखित में ये होना चाहिए कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। और ये 3 चीजें कभी भी छोड़िएगा मत। सिस्टम का साथ कभी मत छोड़िएगा, चाहे रिजल्ट ना भी आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, परीक्षाएं थोड़ी ज्यादा होती है, चैलेंजेस थोड़े ज्यादा होते हैं, रिजल्ट आने में देर लगता है, तब भी हिम्मत हार के सिस्टम से हटकर काम करना, लोगों की टीम तोड़ना, किसी और गलत तरीके से काम करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बल्क परचेस करवा देना, लोगों को मिसगाइड कर देना, कभी मत कीजिए। सिस्टम से हटकर काम कभी मत कीजिए। कामयाबी देर से आएगी तो भी बड़ी आएगी, ये याद रखिएगा। और अपने अपलाइन से कम्युनिकेशन कभी भी तोड़िए मत, खत्म मत कीजिए। चाहे मतभेद हो, चाहे आपस में गिले शिकवे हो, 24 घंटे से ज्यादा कोई भी गिले शिकवे अगर आप अपने अपलाइन से रखते हैं तो इसका मतलब है आपका विजन कच्चा है, कमजोर है, अभी आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आपका अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। सब इस पूरी दुनिया में तमाम विरोध, तमाम मतभेदों के बावजूद एक व्यक्ति जो दिल से आपका भला चाहता है वो आपका अपलाइन है। तो उसके साथ अपना कम्युनिकेशन कभी भी खत्म मत कीजिए। चाहे किसी पार्टिकुलर एक टॉपिक पर अगर आपके आपस के विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, उसको साइड कीजिए, जहां विचार मिलते हैं वहां पर विचार मिलाइए और कम्युनिकेशन बरकरार रखिए। मीटिंग सेमिनार से दूर मत होइए। फिर याद दिलाता हूं, सितंबर का महीना खास है, 10,000 पीवी के साथ रचना एक इतिहास है और आप भाग्यशाली हैं। इन 6 चीजों में आपको लगातार ग्रोथ करनी है। ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, फिर इस पे कभी और बात करेंगे। और दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत कीजिए और आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। आपका सिद्धांत ये होना चाहिए कि सब चीजों को अगर बेहतर करना है तो मुझे बेहतर बनना ही पड़ेगा। और बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हाँ आज 5वें नंबर पर हैं, लेकिन जितनी संपत्ति ये हर साल डोनेट करते हैं, अगर वो सारी संपत्तियों को जोड़ा जाए तो पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति इनके बराबर या आसपास भी नहीं होगा। जेफ बेजोस जो आज 2nd नंबर पर हैं, एलोन मस्क जो नंबर 1 पर हैं, उनकी संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति इनके पास हो सकती है अगर ये जो संपत्ति इन्होंने डोनेट की उसको डोनेट ना करते। तो इनकी एक आदत है, ये अपने आप को नंबर 1 पे नहीं रखते हैं, ये जब भी नंबर 1 पर आने लगते हैं तो अपने कई सारी संपत्ति डोनेट कर देते हैं। तो ये इनको तो मजा आता है समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करने में। तो ये अपनी कामयाबी का राज तीन राज बताते हैं। पहला है डिटर्मिनेशन, जो टारगेट बना लिया, डट जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, टारगेट बनाया तो काम करना है। इंटेंस हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बिना किसी को सफलता नहीं मिलती। और तीसरा, दूसरों के आइडियाज को भी स्वीकार करो। कई बार आपको अपलाइन से कुछ आइडियाज मिलेंगे, कई बार डाउनलाइन से कुछ आइडियाज मिलेंगे, उन आइडियाज को स्वीकार कीजिए, उस पर काम कीजिए। आइडिया परिणाम नहीं देते हैं, आइडिया के ऊपर जो एक्शन होता है वो परिणाम, उससे परिणाम मिलता है। कभी कभी ओरिजिनल आइडिया जिसका है वो उतना कामयाब नहीं होता, लेकिन उससे प्रेरित होकर उस आइडिया को जिसने इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से किया वो ज्यादा कामयाब होता है। एक गाना आया था बचपन का प्यार, एक छोटे से बच्चे ने गाना गाया था बचपन का प्यार, बहुत इंटरनेट पे सेंसेशन हो गया, वायरल हो गया। बचपन का प्यार, बस हर व्यक्ति गा रहा है, भूल ना जाना मेरे बचपन का प्यार। असल में वो गाना 2019 में किसी गायक ने गाया था। वो बच्चा तो बेचारा खाली गुनगुना रहा था, किसी ने उसके वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दिया, इतना वायरल हो गया कि उस गाने का कॉपीराइट लेकर के उसकी बच्चे की आवाज में दोबारा से रिकॉर्डिंग कराई गई, और वो जो नया वर्जन था वो पुराने वर्जन से 1000 गुना ज्यादा हिट हुआ, 1000 गुना ज्यादा हिट हुआ। तो आइडिया कहां से आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उस आइडिया पे इंप्लीमेंट जबरदस्त तरीके से करेंगे तो आपको बड़े परिणाम मिलेंगे। और याद हमेशा रखिए कि सब डिसिप्लिन का जो दर्द है वो हमेशा कम होता है
लेकिन पछतावे का दर्द हमेशा ज्यादा होता है। इस महीने अगर बड़ा काम करने के लिए आपने डिसिप्लिन वे में काम नहीं किया, आपने ज्यादा मेहनत नहीं की, तो सितंबर महीने के बाद आपके पास पछतावा होगा। आपसे कम योग्यता वाले लोग आपसे बड़े मुकाम पर होंगे। और हमेशा संघर्ष में आनंद लीजिए। सब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले लोगों का मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में होता है। उनका नाम पेपर में छपता है, उनके सब उनके ऊपर कमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री होती है, उनको अवार्ड ट्रॉफी मिलती है, मेडल मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन एवरेस्ट पर तो आप हेलीकॉप्टर से भी चढ़ सकते हैं। क्या ये सारी चीज आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो संघर्ष करके कामयाबी आपको मिलती है ना, वही कामयाबी बड़ी होती है, वही कामयाबी पर आपका सम्मान होता है, वही कामयाबी की कहानियां बनती है, वही कामयाबी लोग सुनने के लिए टिकट कटाकर आते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सौभाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप उसको पहचान सकें। मॉर्निंग मिरेकल के इस प्रोग्राम में आप रेगुलर बेसिस पर सुबह 6 बजे लगातार आ सकें। इस महीने का बड़ा टारगेट बनाकर बड़े विजन के साथ आप काम कर सकें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। गुरुदेव को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मौका दिया कि मैं अपनी बात, अपना अनुभव आप सभी के साथ रख सकूं। उम्मीद करता हूं कि जितने लोग आज यहां पर कनेक्टेड हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अचीवर निकलेंगे जो सितंबर के महीने में सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू गुरु।